अभिषेक जी, मैं आपके पास थोड़ा स्पेसिफिक्स में आ जा रहा हूँ। जी वो प्रबल जी को ये केवल याद दिलाने के लिए, उन महिला का नाम अरुंधति भट्टाचार्य था, स्टेट बैंक की चेयरपर्सन थी, और जी उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी का फायदा कराया। उन्होंने रिलायंस के जो जियो वाला उस समय था, उसके साथ रिलायंस के साथ एक पार्टनरशिप की, अपने सारे कस्टमर के द्वार रिलायंस के लिए खोल दिए, और जब रिटायरमेंट के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड से पहले ही रिलायंस की डायरेक्टर भी हो गई थी। तो उन्होंने अडानी जी का फायदा किया, तो अंबानी जी का भी किया, दोनों का किया। तो इसलिए उनके ऊपर बहुत ये एक आदमी को फायदा किया ये नहीं लग सकता है। चलिए, अब मैं जरा अभिषेक जी आपसे एक दो चीजें पूछ रहा हूँ। जी ये क्या वजह है कि हिंदुस्तान में जितने इस तरह के खुलासे होते हैं वो सब विदेश से होते हैं? हिंडनबर्ग को ले लीजिए, उससे पहले जब बोफोर्स हुआ था तो वो स्विस रेडियो ने और उनकी एजेंसीज ने किया था। रफाल वाला मामला आपको मालूम ही है, फ्रांस में हुआ था। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि वहां के लोग कर रहे हैं। दूसरा, मैं दो चीजें लेके फिर आपसे एक कॉम्प्रहेंसिव जवाब ले लूंगा। दूसरा, वहां पे ये कहीं से नाम आते ही कि भाई जो जॉनसन जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का लेन देन है अडानी ग्रुप से, वो इस्तीफा दे देते। हमारे यहाँ क्या एक जो एक शब्द है, मेरे ख्याल में हिंदी के ज्यादातर दर्शक समझ, हम लोग थेथर हैं या थेथराई है, या हम लोग जब तक आप पकड़ के गर्दन पकड़ के निकालेंगे नहीं तब तक हम लोग निकलेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े आरोप हैं, कहीं कोई अपनी तरफ से आगे नहीं आके कह रहा है कि भाई मैं जांच करा दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अब मैं जो आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है, इसमें अभी तो हम हैंडल कर ले रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली हमारा साख भी खराब हो रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये तो कहीं ना कहीं से निकलती रहेंगी ना अभिषेक जी। जी आनंद वर्धन जी, सबसे पहले मैं आपके जवाब पर आने से पहले, आपके सवाल पर आने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं। आप अभी योगेश जी से जब सवाल ले रहे थे तो हिंदुत्व की चर्चा अडानी के मामले में हो रही थी। जहां तक मेरी जानकारी है, अडानी साहब हिंदू नहीं है, वो जैन समाज से आते हैं, जैन समुदाय से आते हैं, वो अल्पसंख्यक है। तो ये नहीं जरा मामला यही खत्म है। नहीं जरा नहीं नहीं वो अमित शाह साहब क्या है? अमित शाह साहब हिंदू है कि जैन है? उसमें अभी कंफ्यूजन है, लेकिन इनके बारे में तो स्पष्ट है कि ये जैन है। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, योगेश जी बता रहे हैं, योगेश जी बता रहे हैं, योगेश जी बताइए। हाँ जी, अमित शाह वैष्णव हिंदू है, वैष्णव बनिया है, मेरी कास्ट के है, वो हिंदू है। अच्छा ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं आता है उसमें कि वो जैन है, जैन है। और हमारे समाज में हिंदू और जैन वो अलग नहीं माने जाते। ऑफ कोर्स वो अल्पसंख्यक है, फिर भी वो हिंदू जैसे ही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, मैं दरअसल सरकारी परिभाषा जो है कि जो अल्पसंख्यक समाज मैं भी का वही फायदा लेते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के दायरे में जो आते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है, उस गवर्नमेंट की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग में कह रहा हूं। नहीं योगेश जी, दूसरा सवाल आपने जो सवाल किया था, नहीं नहीं अभिषेक, एक मिनट मैं इसको भी क्लियर कर लूं, क्योंकि ये आगे के लिए हम लोगों को भी जरा पता लग जाए। आप लोग अल्पसंख्यक की डेफिनेशन में योगेश जी आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, हम वैष्णव लोग नहीं आते, हम सनातनी हिंदू में ही आते हैं। और ये जो जैन लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक का फायदा उनको कभी नहीं मिला है और उन्होंने मांगा भी नहीं है। वो भी बनिया होते हो, और जैन बनिया जो भी है वो सब व्यापारी और एंटरप्रेन्योर होते हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक का लाभ नहीं लेते हैं। नहीं मैं वो लेते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो आते हैं कि नहीं आते? हम लोग दो अलग अलग अल्पसंख्यक के दायरे में तो आ जाते हैं, लेकिन वो अडानी जी वाले, मतलब अडानी जी उस जैन समुदाय के वो टॉर्च बेरर हैं। इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अल्पसंख्यक के फायदा नहीं लेने वाले लोगों की सूची में पारसी समाज का भी नाम आता है। लेकिन आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जी के टाइम में पहली बार नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, जो इंडियन फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस कहे जाते थे, वो पारसी थे, के.एफ. रुस्तम जी साहब, उनको बनाया गया था। और कभी सिख, कभी अलग अलग धर्मों के लोग बनाए जाते रहे, खैर एक अलग मुद्दा है। जो सवाल आपने पूछा कि भारत में अक्सर जो खुलासे होते हैं वो बाहर से क्यों होते हैं, पहले भी बाहर से खुलासे होते थे, बाहर सही है, बोफोर्स के टाइम में भी हुआ, लेकिन अब एक फर्क है। आपको उस दौर में याद होगा, शायद 39 या 42 दिनों तक स्वीडिश रेडियो के खुलासे के बाद चित्रा सुब्रमण्यम ने हिंदू में एक पूरी सीरीज छापी थी। अरुण शौरी साहब 10 सवाल पूछते थे रोज, राम जेठमलानी कूदे हुए थे उस पूरे मामले में। आज के दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहते हैं,
उससे ये सारी चीजें गायब है। वहां तो उसके पक्ष में चल रहा है, आप देख लीजिए, कुछ तिहाड़ी रिटर्न पत्रकार हैं, कुछ और गोदी मीडिया वाले हैं, वो तो अडानी के पक्ष में एक अलग तरह का माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं। उस दौर में ऐसा था कि अखबारों में, टेलीविजन तो नहीं था, अखबारों में कम से कम स्पाइन बची हुई थी। अब ऐसा नहीं है। रही बात क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात है, एक बात मान लेनी होगी, चाहे पीवी नरसिम्हा राव के दौर से लेकर अब तक, जब से नई आर्थिक नीति आई है तब से आप देखिए, बस भारत ने खुद को औपचारिक तौर पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर नहीं किया है, इतना ही बाकी है। बाकी सारी चीजें तो जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो ही रही है। हर दौर में जब कोई घोटाले हुए या कोई मामला सामने आया, आपने देखा जेपीसी बनाई गई, जेपीसी बनी, जेपीसी ने सरकार के अकॉर्डिंग लीपापोती की, चाहे वो बी शंकरानंद वाली बोफोर्स वाली जेपीसी हो या रामनिवास मिर्धा वाली जेपीसी, ये हर्षद मेहता वाली हो, या श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी वाली जेपीसी हो केतन पारिक वाले मामले पर। पेस्टिसाइड वाले मामले में सरकार पर कोई सीधा आरोप नहीं था, तो शरद पवार वाली वो थी, पहली बार किसी जेपीसी के चेयरमैन वो ऑपोजिशन पार्टी के थे उस मामले में। एक वो जेपीसी आपने देखी, एक पीसी चाको वाली भी 2G पर हम लोगों ने देखी। लेकिन सरकार दरअसल जेपीसी से भागती क्यों है, ये इसका जो टेक्निकल पहलू है ये जानना जरूरी है। जेपीसी में सारी पार्टी के लोगों को रखना होगा, मोटे तौर पर जिनके 5, 7, 10 MP हैं लोकसभा में। लीपापोती की कोशिश अध्यक्ष की तरफ से होती है, ये क्लियर है। लेकिन जेपीसी में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके पास क्वाजाई जुडिशियल पावर होती है, वो समन करेंगे, वो बुलाएंगे, अडानी को बुलाएंगे, उनके सीईओज को बुलाएंगे, उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके बेटे जो भी हैं सबको बुलाएंगे, और जो सवाल होंगे उनकी नोटिंग होगी, उनकी नोटिंग होगी, वो सारे मेंबर के पास जाएगी, सारे मेंबर के पास जाएगी, तो निश्चित तौर पर फाइनल रिपोर्ट कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन डे टू डे बेसिस पर वो कभी एक्सप्रेस बिल्डिंग, कभी हिंदू के यहाँ, कभी हम जैसे लोगों के यहाँ वो पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंचती रहेगी। तो सरकार दरअसल इस चीज से डर रही है कि ये सारी चीजें जब पहले से ही डे बाई डे एक्टिविटी के आधार पर पहुंचेंगी तो फिर फाइनल रिपोर्ट का कौन इंतजार करेगा, किस सवाल को पूछा गया, किस सवाल को पूछने पर जवाब दिया, किस पर नहीं दिया, किस पर क्या जवाब दिया, वो सामने आता रहेगा। तो ये सारी चीजें सरकार को जेपीसी बनाने से रोक रही है। दूसरी चीज इसमें यह है कि अभी आप अरुंधति भट्टाचार्य का भी जिक्र कर रहे थे, अरुंधति भट्टाचार्य वाले मामले में लोगों को दिख गया कि उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, किसी खास घराने को या 2-4 घराने को उन्होंने विदाउट कोलेटरल लोन प्रोवाइड करा दिया, ठीक ठाक अमाउंट प्रोवाइड करा दिया। पहले भी ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं है, हर दौर में ऐसा हुआ है। फर्क इतना था कि तब उस दौर में चीजें इतनी स्पष्ट नहीं थी, लोगों को, आम लोगों तक ये सूचनाएं कम पहुंचती थी, जहां तक पहुंचती थी वहां बहुत बड़ा बावेला मचता था, और बहुत बड़ा बावेला मचने के बाद जो परिस्थितियां होती थी आमतौर पर सत्ताधीशों के खिलाफ होती थी, और परिस्थितियां तब खिलाफ होती थी जब आप देख लीजिए घोटाले के आधार पर आपने सरकारें बदलते हुए कब कब देखा है। सरकार के खिलाफ माहौल बनते हुए जरूर देखा गया, बोफोर्स में भी, 2G में भी, लखूभाई पाठक या जैन हवाला या जेएमएम ब्राइबरी केस में नरसिम्हा राव के खिलाफ भी हर दौर में घोटालों के को लेकर माहौल बदलने की कोशिश हुई। लेकिन उस माहौल के बदलने के बाद जो नई सरकारें आई, वो सरकार भी आमतौर पर एक गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकारें कुछ मामलों में अकाउंटेबल थी, तो कुछ मामले में लोगों की नजरों पर भी हमेशा होती थी। एक दलीय व्यवस्था में जब भी आप देखेंगे कि इस तरह के मामले खड़े हुए, लीपापोती की कोशिश हुई, बोफोर्स के दौर में भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि क्या हुआ था वो मामला। मैं कहता हूं अगर फेक भी होता, वो एक बड़े राजनेता के शब्दों में कहें तो इट्स नॉट प्राइम मिनिस्टरियल जॉब, प्राइम मिनिस्टर जॉब, इट्स अ पुलिस इंस्पेक्टर जॉब। अगर उनके शब्दों को उधार लेकर भी कहें पुलिस इंस्पेक्टर का ही काम हो, तब भी उस दौर की सरकार ने उसे बहुत साफ गोई से उसकी जांच कराने की कोशिश नहीं की थी, ये बात सब लोग मानते हैं। आज के दौर में क्या हो रहा है कि आज के दौर में मुद्दे को छोड़ दीजिए, मुद्दे को छोड़कर हर चीज को धर्म की अफीम से जोड़ा जा रहा है, सीधा सीधा। ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे नरेंद्र मोदी पर जब चुनाव के समय में कुछ उल्टे सीधे बयान आते हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर के हों या किसी और के हों, वो सीधे सीधे वो मंडल फोर्सेज को कैपिटलाइज करने की मकसद से भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा का पूरा थिंक टैंक उसको अपने पक्ष में यूज करता है कि चाय बेचने वाली बात कह दी, वो पिछड़ी जाति से है इसलिए कह दी। इस तरह की चीजें बीजेपी करती है। चुनाव का समय जब नहीं होता है तो उसको हिंदुत्व के रास्ते से देखने की कोशिश होती है, और बहुत बड़ा कोई इलेक्टोरल गेन ऑपोजिशन को इस मुद्दे पर हो जाएगा, खास करके एक ऐसे देश में जहां 70% रूरल
कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा के मामले में, या विधानसभाओं में स्थिति ये है कि एक अलग तरह के माहौल में अब आजकल चुनाव हो रहा है, उसमें कुछ मिल जाएगा, वो मैं नहीं समझता कि मिल पाएगा। हाँ।